हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का करवाने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से निकाल कर आप सभी को रिवाइज करवाने के लिए आ चुका हूँ। तो दोस्तों आप सभी एक कॉपी और कलम लेकर 1 से 20 तक नंबर लिख लीजिए और उसके बाद उसमें ऑप्शन लिख लीजिए। उसके बाद कितना आपका सही होता है उसके बाद हमको कमेंट में आप बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप अपना कीमती टाइम 5 से 10 मिनट हमको दे दीजिए और आपको हम 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवा देंगे। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। आप देख लीजिए। उसके बाद टेलीग्राम पे जाके इसको आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को भी। ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर? ए मनीला, बी वाशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों। ये मतलब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी ब्रिटिश बुड्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए जितना भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा होगा आपको हम बता देंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में कोई भी चीज उससे रिलेटेड याद आए तो आपको वो क्वेश्चन और ऑप्शन याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ क्वेश्चन बैक से लिया हूँ क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम जो चलता है वो 30 दिन चलता है। कितना दिन? 30 दिन। और 30 दिन में 60 शिफ्ट में एग्जाम होता है। यानी एक दिन में 2 शिफ्ट होता है। तो 60 शिफ्ट में तो कितना क्वेश्चन बनाएगा? क्लास 9th और क्लास 10th से इसका सिलेबस है आप लोग को पता ही है। तो इसीलिए बार बार मतलब कि प्रीवियस ईयर को ये रिवाइज मतलब रिटर्न कर देता है। वही क्वेश्चन को बार बार पूछ लिया जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? यानी किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? ए नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय की वजह से बिहार लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? नहीं। बी बिहार में साक्षरता की दर, सी वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बिहार में तो साक्षरता दर सबसे कम है और नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय इसका मतलब तो पढ़ाई लिखाई में उस समय जो है बहुत ही आगे थे। लेकिन इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था तो इसलिए बिहार की साक्षरता दर भी कम हो गई है। तो वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र की वजह से जो है ना बिहार के लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही गहरी है क्योंकि वैशाली की जो लिच्छवी थी वो मतलब बहुत पहले ही स्वतंत्र हो चुका था ऐसा माना जाता है और ऐसा है इतिहास में। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत में कोयले सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। सर्वप्रमुख ठीक है सब ज्यादा। ठीक है चलिए यहाँ पे आइए। ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। देखिए सर्वप्रमुख जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे और सबसे ज्यादा उपज पूछेगा तो वो झारखंड में है सबसे उपज। ठीक है सर्वप्रमुख पूछ रहा है तो कोयले का उत्पादन तो कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रोल एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? अंग्रेज द्वारा जो रोल एक्ट कानून जो लाया गया था जिसे काला कानून भी कहा जाता है वो किस लिए लाया गया था? ए शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए। अरे मेरे भाई शिक्षण संस्थान में प्रवेश अगर करने के लिए लाएगा तो क्यों हम भारतीय इसका विरोध करते? बताइए आप ही बताइए दिमाग लगाइए। बी में है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे चलिए पहले ऑप्शन देख लेते उसके बाद हम आपको। यहाँ पे सी में है कालाबाजारी को रोकने के लिए और डी में सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए। सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए तो हो नहीं सकता है रोल एक्ट कानून लाता है। नहीं इसको कैसे कानून काला कानून कहते हैं अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रवेश के लिए लाता तो। कालाबाजारी रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं। कालाबाजारी तो अंग्रेज के द्वारा किया ही जा रहा था कि मतलब मजदूरी करवा के उतना रुपया नहीं देता था मजदूर लोगों को। बहुत सारा ऐसा काम किया घिनौना वाला काम किया है अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों के साथ। तो इसका जो है रोल एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों। क्रांतिकारी जो करते थे उस पर रोक लगाने के लिए कि कोई आवाज नहीं उठाएगा इसीलिए काला कानून को लाया गया था। ठीक है चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सा फसल है जो भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? ए ज्वार, बी गेहूं, सी मक्का, डी में है चाय। तो 5 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का फसल जो है भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है क्योंकि मक्का से हम भोजन भी बनाते हैं और चारे भी बन जाता है। ठीक है गाय के लिए भैंस के लिए जानवरों के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन था? रंगभेद की जो नीति अमेरिका में लाया गया था उसके विरुद्ध जो आवाज उठाया था कौन ऐसे व्यक्ति थे? वहाँ पे काला और गोरा का भेदभाव किया जाता था। ठीक है अमेरिका में। तो वहाँ पे जो आवाज उठाए थे वो कौन व्यक्ति थे? ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बी अब्राहम लिंकन, सी मार्टिन लूथर किंग और डी में है जॉर्ज वाशिंगटन। तो रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे वो जो थे मतलब कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। ठीक है ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि रंगभेद के विरुद्ध नीति का मतलब विरोध किया था। ठीक है चलिए रंगभेद के विरोध। 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था?
कोल विद्रोह में शामिल था? कौन ऐसे व्यक्ति? ए रानी शिरोमणि, डी में है चूड़ामंडा, सी में है बुद्धो भगत और डी में है भैरव। तो 7 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बुद्धो भगत जो थे कोल विद्रोह में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ए बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बनना, बी सम्राट केजर विलियम का शासक बनना, सी में है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या और डी में है जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 8 का राइट आंसर सी होगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या जो क्या था, इसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो हत्या कब क्या था? तो हत्या जो किया था वो 8 जून 1914 ईस्वी को किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? सेराजेवो में। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को, इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक, और कब तक चला था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, 4 साल तक चला था। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। ठीक है 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ए पठार को, बी पर्वत को, सी जल को, डी मैदान को। तो 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी, जल को। मानचित्र में नीले रंग जो है जल को दिखाया जाता है। किसको? जल को। पर्वतों को पीला रंग, देखिए भूरा रंग पर्वतों को दिखाया जाता है और पीला रंग जो है पठारों को दिखाया जाता है और हरा रंग जो है मैदानों को दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नहीं समझे फिर से बताते हैं। पर्वतों को भूरा रंग और जो है पठारों को पीला रंग और मैदानों को हरा रंग। ठीक है, और नीला रंग जो है जल को दिखाया जाता है। ठीक है, मानचित्र में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि किस सुल्तान के काल में, क्या है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि का अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब भूमि में बहुत सुधार किए थे, जितना भी कर था वो सब कर हटा दिया था। ठीक है, चलिए अपने शासनकाल में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी, फैक्ट्री क्रांति जो हुई थी। वहाँ पर फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे तो उसमें मतलब मजदूरों के साथ गलत करते थे अंग्रेज, तो उसमें जो है वो सब आवाज़ उठाया, क्रांति लाया। ठीक है, तो वो किस उद्योग से? तो ए में है परिवहन उद्योग से, बी वस्त्र उद्योग और उसके बाद सी में है देखिए लौह उद्योग, क्या है, लौह उद्योग और डी में है प्लास्टिक उद्योग। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के कारखाना में जो है मतलब क्रांतिकारी लाया था वो मजदूरों के द्वारा, मजदूरों के साथ अत्याचार करता था वो लोग। ठीक है, अंग्रेज लोग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में, क्या है, निम्नलिखित में पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। यानी कौन पेय फसल ऐसा है जो भारत दुनिया में सबसे पहला उत्पादक और निर्यातक करता है, यानी उपज करता है और मतलब बेचता है, यानी निर्यात करता है। ठीक है, तो आयात तो होगा नहीं, क्योंकि आयात मतलब वहाँ से सामान मंगाना और निर्यात मतलब भेजना दूसरे अदर देश में, अदर कंट्री में। तो ए कॉफ़ी, बी दालें और सी चाय और डी जो है दही। तो 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य और सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनजाति पूछ रहा है, सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, ए भील, बी संथाल, सी गोंडा और डी में है मुंडा। तो 13 का जो है राइट आंसर जो है भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 14 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अस्टम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्या है, अस्टम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1765, बी 1764 और सी में 1763 और डी में 1767 ईस्वी में। तो अस्टम एक्ट जो है, अस्टम एक्ट वो जो है 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1765 ईस्वी में जॉर्ज तृतीय के तहत, ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? जॉर्ज तृतीय के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था अस्टम एक्ट। ठीक है, इसमें जो है मतलब कि जितना भी कागजात हुआ करता था उस पर कर उड़ लगा दिया था। ठीक है, संवैधानिक कागजात और जितना जैसे कि ज़मीन का कागजात, यही सब चीज़ पे ना कर लगा दिया गया था। ठीक है, जॉर्ज तृतीय के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन में भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन है गोखूर झील, बी क्रेटर झील, सी लेंगुन झील और डी में है हिमानी झील। तो 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा क्रेटर झील। क्या हो जाएगा? क्रेटर झील। भारत में लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ? बुल्ढाना जिले में स्थित है। ठीक है,
ये पिंड के गिरने के वजह से ये जो है ये झील बना था, और ये खारा पानी का झील है, ठीक है दोस्तों, ना कि मीठा पानी का झील। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, लोनार झील। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? ए में है भाग 3, बी में है भाग 4, और सी में है भाग 4 के को, और डी में है भाग 5। तो संविधान कि किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? मौलिक कर्तव्य का जिक्र संविधान के भाग 4 के को में स्थित है, ठीक है, को में जिक्र किया गया है। चलिए दोस्तों, अब 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि मानचित्र की दूरी को मापने को क्या कहा जाता है? मानचित्र की दूरी जो मापती है उसको क्या कहा जाता है? किससे माप मतलब कि मानचित्र की दूरी मापी जाती है? ए में है अंश, बी में हर, सी में है मापने का प्रस्थान, डी में है इनमें से कोई नहीं। 17 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, अंश के द्वारा जो है वो मानचित्र की दूरी मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अब बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन आप सभी कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। अगर मेरा थोड़ा सा भी आपको मेहनत दिखता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का मैं बहुत सारा वीडियो करवा चुका हूँ, आप लोग चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ DLED इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। बस आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन आपको करवाना है। खुद को एक सशक्त बनाना है, और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम वहाँ पे लाना है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो भी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य चुनाव का, चुनाव आयोग का, कलेक्टर का, प्रखंड विकास पदाधिकारी का। अरे मेरे भाई, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराएगा तो कैसे पूरा जिला का, पूरा देश का चुनाव करवाएगा? कलेक्टर के द्वारा, कलेक्टर तो एक जिला का मालिक होता है, वो जिला को संभाल सकता है, ना कि पूरा देश या पूरा राज्य को। चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र और स्वच्छ रूप चुनाव आयोग कराने की जिम्मेदारी किसका है? चुनाव आयोग का, ठीक है, चुनाव आयोग का। राज्य चुनाव का नहीं। अगर देश लेवल पर हो रहा है चुनाव तो राज्य चुनाव कराएगा? बिल्कुल भी नहीं, चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है मेरा भाई कि देश का मानना था, किसका मानना था? देश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थान को संरक्षित किया जाना चाहिए। देश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थान को संरक्षित किया जाना चाहिए। ए कंजर्वेटिव, बी लिबरल, सी डेमोक्रेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको कंजर्वेटिव। किसके द्वारा? कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों ने संरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 20 जून आपको होमवर्क भी एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, लास्ट में। और उसको आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। पहले 20 नंबर क्वेश्चन को आपको वो दिखाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि 20 जून क्या है? 20 जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में से अधिक क्या है? ब्राजील में से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले 100 में, यानी जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी, जब 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो ब्राजील में से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले 100 में से। तो कहाँ पे मतलब मिला था, कहाँ से ज़्यादा? तो ए रियो डी जेनेरो, सी साओ पाउलो, और सी में बी में साओ पाउलो, और सी में है ब्रासीलिया, और डी में है कुर्टिबा। क्या है? कुर्टिबा। तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, रियो डी जेनेरो। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रियो डी जेनेरो हो जाएगा, ठीक है। रियो डी जेनेरो से राष्ट्रीय अध्यक्ष में 100 से ज़्यादा मतलब कि अध्यक्ष शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में यह आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की वित्तीय राजधानी है क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, और डी मुंबई। यानी भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक इसका आपको ये होमवर्क में है, और आप लोग बताइए कि किस सब्जेक्ट पे यानी किस टॉपिक पे वीडियो लाए, ताकि आप सभी को एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आपको रिवाइज हो सके और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सके, ठीक है। तो थोड़ा सा भी मेहनत आपको लगा है कि मैं मेहनत किया हूँ आपके लिए, तो एक लाइक कर दीजिए, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकिन DLED इंट्रेंस और CTET DLED ये सब के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए लिखिए, ठीक है।